तो अब तक हमने कहां तक पढ़ लिया? कल तो क्लास हुई नहीं थी अपनी। I mean, कल नहीं, परसों जो पढ़ा था हमने सेक्शन, मेरे हिसाब से 23 और 24 ये रह गया था हमारा, लैंडलॉर्ड टू डिसकंटिन्यू, ये वाला चल रहा है ना। सेक्शन 23 से स्टार्ट करना है हमने, चैप्टर 6। बिल्कुल, राजस्थान बैंक कंट्रोल एक्ट 2001, चैप्टर नंबर 6। क्योंकि हमने 5A और 5B मैंने बताया था ये जो दोनों चैप्टर हैं ये प्रैक्टिकल अप्रोच से जोड़े गए हैं 2017 के अंदर। कब जोड़े गए थे? 2017 में, 2017 के अमेंडमेंट से जोड़े गए थे दोनों चैप्टर। ठीक है, जिसके अंदर मेनली जो बेसिकली जो बता रखा है फंक्शंस ऑफ रेंट अथॉरिटी के बारे में बता रखा है। ठीक है, रेंट अथॉरिटी एक नई बॉडी जोड़ी गई थी इसके अंतर्गत, जिसके लिए यहाँ पर बता रखा है कि रेंट अथॉरिटी के क्या क्या फंक्शन होंगे, क्या क्या जुरिस्डिक्शन होंगे, उनको लेकर के क्या पावर प्रोसीजर में इस्तेमाल करेगी, और कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर बता रखे हैं। क्या बता रखे हैं? सब्जेक्ट मैटर, जिनके बारे में यहाँ पर हमने चर्चा की थी। 5A, चैप्टर नंबर 5A और 5B, जिसमें सेक्शन 22A से स्टार्ट होते हैं, A, B, C और फिर D, E, F। ठीक है ना, D, E, F, G तक के प्रोविजन बता रखे, जहां पर हमने रिवीजन ऑफ रेंट के बारे में देखा, टेनेंट्स के एग्रीमेंट क्या होता है, इसके अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट, एडवांस सिक्योरिटी क्या होती है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर पहले ही कवर कर चुके हैं चैप्टर नंबर 5A में और चैप्टर नंबर 5B में। यहाँ पर अपॉइंटमेंट के बारे में बता रखा है। ऐसे ही सेक्शन 21A देखें तो वहां पर पावर और प्रोसीजर बता रखा है कि क्या इस्तेमाल किया जाएगा। तो हमने वहां पर देखा कि रेंट अथॉरिटी के पास वही सेम पावर और प्रोसीजर इस्तेमाल किया जा सकता है जो रेंट अथॉरिटी के पास होगा। इन सारी चीजों के बारे में देखा। इसके अलावा यहाँ पर एक स्पेशली शेड्यूल भी बताई गई थी, इस शेड्यूल के बारे में पहले देख चुके हैं। तो लेटेस्ट अमेंडमेंट आई थी, शेड्यूल नंबर D, जिसके अंदर पिटीशन फाइल करके जो रेंट अथॉरिटी की जो जुरिस्डिक्शन है उनके अंतर्गत जो पार्टीज है, कोई भी पार्टी, चाहे लैंडलॉर्ड हो चाहे टीनेंट हो, किसी भी तरीके का डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो वहां पर तो शेड्यूल नंबर D के अंदर पिटीशन फाइल करके जो फॉर्मेट बता रखा है उसकी पिटीशन फाइल कहां करेंगे? रेंट अथॉरिटी के समक्ष करेंगे, जो शेड्यूल D के अंदर जो फॉर्मेट बता रखा है उस हिसाब से। यहां तक हमने बात को कवर कर लिया था। यहाँ पे हमने इन सब चीजों के बारे में देखा कि ये कैसे कैसे चल रही है। अब हम यहाँ पर मेनली जो बात करने वाले हैं आज सेक्शन 23 से स्टार्ट कर रहे हैं, जो बताता है आपको कुछ अलग से एक चैप्टर नंबर 6 के बारे में। कितने से कितने सेक्शंस को कवर करना है ये बताइए। चैप्टर नंबर 6 जो है आपका वो आपके 3 सेक्शंस को कवर कर रहा है। एक तो सेक्शन नंबर 23, 24 और जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आया 2017 में वो है 24A। यहाँ पर जो मेन अगर इसका टाइटल देखा जाए तो जो इस चैप्टर का टाइटल है वो क्या है? अमेनिटीज। सही है ना? अमेनिटीज जो है वो कौन से सेक्शन में डिफाइन कर रखी है? सेक्शन नंबर 2A में। हम पहले ही पढ़ चुके हैं अमेनिटीज क्या होंगी। अमेनिटीज क्या होंगी उसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्या क्या चीज इसके अंदर इंक्लूड होती है, क्या क्या चीज नहीं होती। ठीक है, इसके बारे में सेक्शन 4 में पढ़ा कि भाई रेंट के अलावा जो पैसा अगर कोई आपको फैसिलिटीज या सप्लाई की जा रही है वो भी अमेनिटीज होंगी, और वो अमेनिटीज के लिए अलग से भी चार्ज देना पड़ सकता है आपको। तो ये सारी चीजें हम इस अमेनिटीज के बारे में पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन बता रखी है जहां पर लैंडलॉर्ड या तो उसकी अमेनिटीज को घटा रहा है या बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर डिसकंटिन्यू करने की बात हो रही है कि लैंडलॉर्ड नॉट टू डिसकंटिन्यू और विथहोल्ड अमेनिटीज एंजॉयड बाय द टेनेंट। मतलब लैंडलॉर्ड के लिए सेक्शन 43 जो बता रहा है कि लैंडलॉर्ड क्या कर रहा है, उसकी जो अमेनिटीज है उनको घटा रहा है, डिसकंटिन्यू कर रहा है और अपहोल्ड कर रहा है, मतलब उनको रोक रहा है। लेकिन इस चीज के बारे में जनरल नियम क्या है कि ऐसा नहीं किया जा सकता, मतलब खुद नहीं कर सकता ऐसा। इसलिए लिखा हुआ नॉट टू डिसकंटिन्यू और विद होल्ड अमेनिटीज जो कि टीनेंट के द्वारा एंजॉय की जा रही है। लेकिन वो कब कर सकता है?
साथ करता है? इन जनरल तो नहीं, डिसकंटिन्यू नहीं करेगा, किसी भी तरीके से हक नहीं है उसको। इससे नहीं तो फिर क्या होगा, इससे तो फिर जो टीनेंट है उसके राइट में इंटरफेरेंस कर रहा है, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो हमारा तो पर्पस क्या है, टीनेंट के राइट को प्रोटेक्ट करना, यही तो कहता है। इसलिए साफ साफ यहाँ पर कहा गया है कि किसी भी तरीके से लैंडलॉर्ड जो है वो डिसकंटिन्यू नहीं करेगा किसी तरीके की अमेनिटीज को, और जो कि एंजॉय किसके द्वारा की जा रही हो, टीनेंट के द्वारा की जा रही हो, और विद होल्ड भी नहीं करेगा, रोकेगा नहीं उनको किसी तरीके से। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी उसकी, ठीक है, अब उसको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं दे रहा, कह रहा है कि यहाँ से भी आप नहीं जा सकते, पानी को भी तरस आ रहा है उसको, तो ऐसी जो स्थितियां उसके सामने पैदा कर रहा है, तो ये सारी चीजों की व्यवस्था यहाँ पर क्या रखा है कि ऐसा डिसकंटिन्यू नहीं करेगा। अब देखते हैं क्या बताता है। नो लैंडलॉर्ड ईदर हिमसेल्फ, ना तो वो खुद और एक्टिव टू एनी पर्सन और एनी पर्सन परपोर्टिंग टू एक्ट ऑन दिस बिहाफ, ऑन हिज बिहाफ। एक तो पहला बात लिख लीजिए यहाँ पर, लैंडलॉर्ड के लिए आइए, ये कर कौन रहा है, क्योंकit पावर तो उसी के पास, लैंडलॉर्ड के पास, तो लैंडलॉर्ड साहब खुद कर रहे हैं, एक तो हिमसेल्फ और अदर पर्सन से करवा रहा है अपने क्या से, उसने खुद कहा कि भाई ऐसे ऐसे की बिजली काट दो। अब ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि शैल डिसकंटिन्यू विद होल्ड द अमेनिटीज, तो ऊपर नो शब्द लिखा हुआ था, नो लैंडलॉर्ड, तो वहां से नो को हटा करके शैल के बीच में जोड़ दो, शैल नॉट बी डिसकंटिन्यू, ये डिसकंटिन्यू नहीं करेगा, ना ही विद होल्ड करेगा किसी भी अमेनिटीज को जो कि एंजॉय की जाती हो, किसके द्वारा, टीनेंट के द्वारा। लेकिन किस अमेनिटीज की बात कर रहा है, तो कह रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीमाइसेस लेट आउट टू हिम, जो आपने टीनेंट को प्रीमाइसेस दे रखी है, लेट आउट हिम का मतलब जो आपने टीनेंट को प्रीमाइसेस दे रखी है, उस प्रीमाइसेस से संबंधित जो भी अमेनिटीज है आप उनको विद होल्ड और डिसकंटिन्यू नहीं करोगे किसी भी तरीके से, लेकिन कब कर सकते हो उसकी बात यहाँ पर बता रहा। तो उसके लिए कह रहा है the landlord may however discontinue or withhold any amenities with the permission of the rent authority। तो आपने पहले पढ़ लिया था कि छोटे मोटे जो भी काम होंगे उनको रेंट अथॉरिटी को बताएगा, मेरी बात। तो रेंट अथॉरिटी के पास उससे परमिशन लेगा कि साहब ऐसे ऐसे इसने बिजली का बिल नहीं भरा है, पानी का बिल नहीं दे रहा है, ये अब मैं क्या करूं ऐसे केस में, तो रेंट अथॉरिटी से लेगा परमिशन इस बात के लिए। तो लिखा हुआ है वहां पर कि लैंडलॉर्ड में, लैंडलॉर्ड चाहे तो however discontinue or withhold any amenities, वो चाहे तो ऐसी amenities को डिसकंटिन्यू कर सकता है, withhold कर सकता है, लेकिन वो कब कर सकता है, with the permission of the rent authority, रेंट अथॉरिटी के परमिशन पर ही कर सकता है। ये रेंट अथॉरिटी से पहले यहाँ पर क्या शब्द था, रेंट ट्रिब्यूनल, पहले रेंट ट्रिब्यूनल जाना पड़ता था, तो वहां पर पहले पढ़ चुके ना, जहां जहां पर रेंट ट्रिब्यूनल होगा और वहां पर रेंट अथॉरिटी लिख दिया गया होगा तो उसके पास वही पावर आ जाएगी, बता रखिए। तो यहाँ पर साफ साफ रेंट अथॉरिटी के बारे में इन्होंने जिक्र कर दिया, और क्या लिखा हुआ है, रेंट अथॉरिटी शैल ग्रांट सच परमिशन। अब रेंट अथॉरिटी क्या करेगी, परमिशन भी ग्रांट कर सकती है, लेकिन वो कब करेगी, जबकि वो सेटिस्फाइड हो जाए, तो उसके लिए प्रूफ देना पड़ेगा ना कि साहब इतने दिन हो गए बिजली का बिल नहीं भर रहा है, तो बिजली का बिल लेके जाएगा लैंडलॉर्ड के सामने। इसलिए लिखा हुआ है if it is satisfied that the tenant has not paid the charges in respect of the amenities। अब टेनेंट ने क्या किया, यहाँ पर डिफॉल्ट किसका है, यहाँ पर डिफॉल्ट जो है वो है टेनेंट का, क्योंकि टेनेंट ने पे नहीं किया, नॉट पेड और चार्जेस और अमेनिटीज, अमेनिटीज के लिए उसको पे करना था लेकिन उसने नहीं पे किया, तो फिर ऐसे केस में तो वो एप्लीकेशन देगा ना, ये थोड़ा ना कि लैंडलॉर्ड भरेगा उस पैसे को। इसलिए लिखा हुआ है which he was liable to pay, जहां पर वो पे करने के लिए लायबल था और वहां पर नहीं भरा उसने पैसा, तो फिर ऐसे केस में अमेनिटीज जो है वो डिसकंटिन्यू की जा सकती है और इन जनरल नहीं की जाएगी, लेकिन अगर करेगा तो विद द परमिशन ऑफ द रेंट अथॉरिटी। समझा की बात। तो सबसेक्शन 1 तो ये बता रहा है, सेक्शन नंबर 23। आगे देखिए, अब यहाँ पर वो क्या रहा है कि ऑन द पिटीशन, सबसेक्शन 2 कहता है इसका, ऑन द पिटीशन ऑफ द लैंडलॉर्ड फॉर द परमिशन टू डिसकंटिन्यू विद होल्ड द अमेनिटीज और द पिटीशन ऑफ द टेनेंट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द अमेनिटीज, रेंट अथॉरिटी
to other party. After hearing of the parties, it shall pass an order as it may deem fit. अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि देखो अभी सब सेक्शन 1 में देखा कि लैंडलॉर्ड ने अपनी तरफ से पिटीशन फाइल करी थी ना उसके लिए कि अमेनिटीज के लिए करी थी इसने, और इसी तरीके से क्यों पिटीशन फाइल करा था रेंट अथॉरिटी के सामने, क्योंकि इसको परमिशन लेनी थी कि डिसकंटिन्यू करवाना है। और दूसरा इसी तरीके से जैसे कि लैंडलॉर्ड ने पिटीशन फाइल करी, इसी तरीके से क्या क्लीनेंट ने कर सकता क्या रिस्टोर करवाने के लिए अमेनिटीज के लिए। तो फिर यहाँ पर दोनों के लिए दे रखा है कि भाई लैंडलॉर्ड हाँ तो यहाँ पर दोनों कर सकते हैं। और कहा जाएंगे पिटीशन फाइल करेंगे अमेनिटीज के लिए रेंट अथॉरिटी के सामने। फिर रेंट अथॉरिटी क्या करेंगे ऐसी पिटीशन के लिए, रेंट अथॉरिटी की ड्यूटी है, यहाँ पर लिखा हुआ शैल अंडरलाइन कीजिए उसे, उसकी ड्यूटी है कि जैसे ही कोई पिटीशन फाइल करेगा और वो सेटिस्फाइड हो जाता है तो फिर उनके खिलाफ नोटिस इशू करेगा, शैल इशू अ नोटिस टू द अदर पार्टी। जैसे मान लो लैंडलॉर्ड ने किया तो अदर पार्टी कौन होगी उसकी अपोजिट पार्टी टीनेंट हो गई, तो टीनेंट को नोटिस इशू करेगा कि साहब तुमने पैसा क्यों नहीं दिया। और अगर टीनेंट ने कहा है तो टीनेंट ने पिटीशन फाइल किया तो उसके अपोजिट कौन हो गई लैंडलॉर्ड हो गया, तो लैंडलॉर्ड को इशू नोटिस करेगा, नोटिस इशू करेगा। अब दोनों नोटिस हाँ, इसमें पक्षकारों को सुनने के पश्चात मतलब दोनों को बोथ को सुनेगा ना सर। हाँ तो दोनों को तो सुनेगा ना, लेकिन पहले तो नोटिस इशू करेगा ना कि पहले मेरे पास आओ, तभी तो सुनेगा ना। फिर उनको नोटिस इशू करने के बाद दोनों पार्टीज को सुनेगा और उसके बाद जैसा लगेगा वैसा ऑर्डर दे देगा। भाई पहले तो बुलाएगा ना नोटिस में, ये तो डेट फिक्स करेगा कि कब आना है कब नहीं आना है। नोटिस भेजने का मतलब क्या है कि भाई आपके खिलाफ ऐसे ऐसे ये चीज आई है, मेरे को शिकायत मिली आपके खिलाफ, आप आइए अपने बारे में क्या कहना चाहते हैं। अब देखो सबसेक्शन 3 क्या कहता है इसके बारे में। सबसेक्शन 3 कह रहा है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द इंक्वायरी अंडर दिस सेक्शन। अब इंक्वायरी करनी पड़ेगी ना, पहले तो उसे सेटिस्फाइड होने के लिए इंक्वायरी करेगा कि सच में ऐसा हुआ या नहीं हुआ। तो ऐसी इंक्वायरी के दौरान रेंट अथॉरिटी चाहे तो वो भी इंटरिम ऑर्डर पास करती है। तो यहाँ पर देखो इसके पास एक और पावर आ गई इंटरिम ऑर्डर पास करती, और ये हमें पता ही है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस ही होता है, या इंक्वायरी के टाइम में होता है जब तक कि केस डिटरमाइन ना हो जाए। तभी ये इंटरिम ऑर्डर कैसा हो सकता है, कहेगा भाई अभी जब तक केस डिसाइड नहीं हो जाए तब तक तो कम से कम बिजली दो उसको, पानी दो, कब तक रहेगा वैसे व्यक्ति। तो ऐसे ऑर्डर को अपनी तरफ से इंटरिम ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के इंटरिम ऑर्डर पास किए जा सकते हैं जो रेंट अथॉरिटी को उचित लगे। और सबसेक्शन 4 में क्या कह रहा है, सबसेक्शन 4 जो है सेक्शन का सेक्शन नंबर 23 का, ये कह रहा है कि रेंट अथॉरिटी शैल कंडक्ट प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन इन अ समरी मैनर। ये जो भी प्रोसीडिंग जो प्रक्रिया अपनाएगा इस केस को सुनने के लिए, पिटीशन तो फाइल हो गई ना, तो जो ये प्रक्रिया होगी वो छोटी मोटी तो है, तो इसके लिए इतनी बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये समरी मैनर की प्रक्रिया को इस्तेमाल करेगा जितनी जल्दी हो सके, जिससे मैटर जल्दी सुलझ जाए। तो यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है कि रेंट अथॉरिटी के द्वारा जब अमेनिटीज से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए तो किस प्रक्रिया का इस्तेमाल करेगा, तो है वो समरी प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन। ओनली ऑन दिस सेक्शन dispose of any application made under the section by the landlord or tenant। तो tenant या landlord के द्वारा जो एप्लीकेशन दी गई है उसका डिस्पोजल कितने दिन में होगा, तो कह रहा है विदिन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन। अभी लैंडलॉर्ड ने या tenant ने जो भी पिटीशन प्रेजेंट करी है उस दिन की डेट से 60 दिन के अंदर है, अंडरलाइन कीजिए 60 डेज के अंदर। ये जो सेक्शन 23 का मामला है वो कितने दिन में डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, जिस दिन से प्रेजेंटेशन की गई है पिटीशन। पिटीशन प्रेजेंट करने का मतलब फाइल की गई है कहां पर, लैंडलॉर्ड के पास या लैंडलॉर्ड ने या टेनेंट ने कहां करी है, रेंट अथॉरिटी के पास की है, इनके पास जैसा हमारा ऐसे से डिस्प्यूट चल रहा है। तो फिर ये डिस्पोज कब से कर देगा, विदिन 60 डेज। ये ड्यूटी है इसकी कि करना ही पड़ेगा विदिन 60 डेज, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, किताब में कुछ और लिखा होता है और होता कुछ और है, ठीक है। लेकिन आपको तो ये लिखना है विदिन 60 डेज, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसी तरीके से सेक्शन 24, देखो ये सेक्शन 23 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। इसी तरीके से सेक्शन 24 के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि हमारा चैप्टर तो इसके बारे में बता रहा है, चैप्टर नंबर 6। ये 24 क्या कहता है, तो यहाँ पर कुछ ड्यूटीज बता के दोनों पार्टीज को लेकर सेक्शन 24 जो है वो ड्यूटीज बता रहा है, ड्यूटीज ऑफ द लैंडलॉर्ड, ड्यूटीज ऑफ
जैसे मान लो, जैसे टीनेंट क्या है, बहुत टाइम से घर पे रह रहा है, मतलब प्रेमाइसिस पे रह रहा है, जो लेट आउट की गई थी उसको, अब उसके अंदर कोई नुकसान हो जाता है या इतनी ऐसी कोई रिपेयरिंग करवानी जरूरी है जिसकी जरूरत है, उसके लिए वो रह नहीं सकता, उसके लिए सुविधा नहीं हो पाएगी कंप्लीटली, तो वो उसके लिए क्या हो गया, उसको तो दिक्कत करेगी ना वो चीज। तो ऐसी चीज के लिए वहां पर लैंडलॉर्ड की ड्यूटी है और टेनेंट की भी ड्यूटी बनती है कि पहले तो उसको रिपेयर करवाए, लेकिन वहां पर फंस जाता है मामला पैसे का, हमेशा इसी चीज को लेकर के मैटर होता है। तो ये जो रिपेयरिंग के लिए पैसा होगा वो देगा कौन, किसके द्वारा दिया जाएगा, तो ये मेनली इसकी ड्यूटी बता रखी है लैंडलॉर्ड और टेनेंट को लेकर। तो कह रहा है कि